इस कुंडली की जो विशेष बात है वो तुम्हें क्या दिख रही है? मतलब सबसे पहले तो ये कुंडली तुम बना लो, फिर बनाने के बाद 3 स्टेप्स जो मैं बोल रहा हूं ना, वो 3 स्टेप्स पहले लिख लो कि 3 स्टेप्स क्या है। 3 स्टेप्स के अंदर जो सबसे पहला स्टेप है ना, सबसे पहला स्टेप है, सबसे पहला स्टेप है, फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल check whether any planet in is sitting in a particular house. Check whether any planet is sitting in a particular house. ठीक. Now the second step is you have to see, is there any planet sitting in a particular house? Oh sorry, is there any planet aspecting a particular house? अगर हिंदी में अगर बोलें तो सबसे पहला जो काम है आपका किसी भी घर को देखने के लिए वो ये है कि आप सबसे पहले ये देखो कि उस घर के अंदर कोई ग्रह बैठा है। अगर उस घर में कोई ग्रह नहीं बैठा है तो आप डायरेक्ट स्टेप नंबर 2 पर चले जाओ, जो ये कह रहा है ये देख लो कि उस घर को देख कौन रहा है। अब थर्ड स्टेप में क्या होता है? थर्ड स्टेप में हम ये देखते हैं कि उस घर का लॉर्ड कहां बैठा है। अब ये जो मैं तुम लोगों को बता रहा हूं, इसके पीछे बताने का जो रीजन है, जो इसके पीछे जो रीजन है वो ये है, ये बताने का कि कई लोगों को ये लगता है कि वो डायरेक्टली हाउस लॉर्ड को देखकर रिजल्ट जो है वो बता देते हैं। जैसे कि मान लो कोई आपसे प्रोफेशन की अगर बात करे तो प्रोफेशन के अंदर, प्रोफेशन का जो एक फंडामेंटल है वो क्या है? प्रोफेशन का फंडामेंटल ये है कि आप प्रोफेशन के अंदर जो फंडामेंटल है वो ये लोग सोच के चलते हैं या उनका विचार ये रहता है कि जहां पर 10th लॉर्ड बैठा है उसको आप अपना प्रोफेशन मान। सही है? तो लोग क्या कहेंगे कि भाई अगर आपको प्रोफेशन जानना है या प्रोफेशन को बैलेंस करना है तो आप अपने 10th लॉर्ड की प्लेसमेंट देख लो कि 10th लॉर्ड की प्लेसमेंट कहाँ। लेकिन एक चीज विशेष रूप से याद रखना जीवन में कि जब तक तुम ज्योतिष करोगे अपने जीवन काल में, तो जो सर्वप्रथम जिस बात का ध्यान रखना होगा तुम्हें, वो इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपको ये देखना है कि घर के अंदर कौन बैठा है या कौन देख रहा है। क्यों? क्योंकि हाउस को क्या बोलते हैं हिंदी में जानते हो? लिख सकते हो, हाउस इज जड़। हाउस इज जड़। हाउस इज जड़ एंड हाउस लॉर्ड इज जीवा। हाउस लॉर्ड इज जीवा। अब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ बड़ा सरल है कि जड़ को अंग्रेजी में क्या कहते हो? रूट्स बोलते हो ना। तो ये समझो कि घर जो है ना, घर वो एक ऐसा ऐसे पेड़ की जड़ है जिसको तुम बोना चाह रहे हो। और तुम कौन हो? तुम वो माली हो, तुम वो व्यक्ति हो जो उस जड़ को सींचे। लेकिन अगर कोई पौधा नहीं पनप रहा है, यानी कि कोई पेड़ नहीं पनप रहा है, तो इसमें तुम उस माली को ठीक करोगे कि जड़ को ठीक करोगे? जड़ को ठीक करोगे, ऑब्वियस सी बात है। क्योंकि एक बार अगर रूट खराब हो गई किसी चीज की, किसी प्लांट की, किसी पेड़ की, तो वो पौधा पनप ही नहीं पाएगा ना। तो कभी भी आपको अगर किसी भी चीज पे विचार करना होता है ना, किसी भी चीज का विचार, मान लो आपके प्रोफेशन का विचार है, पैसे का विचार है, किसी भी चीज का विचार है, तो आप सबसे पहले उस घर को देखो। क्यों? क्योंकि वो घर जो है वो बेसिकली उसकी जड़, राइट, जड़ है। अब यहां पर एक जो और इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है, वो इंपॉर्टेंट बात ये निकल के आती है कि जैसे अब ये कुंडली बनी हुई है तुम्हारे सामने, राइट? अब इस कुंडली के अंदर
सब ग्रह जो हैं वो किसी ना किसी घर में बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनके पास विशेष दृष्टियां, स्पेशल एस्पेक्ट है। जैसे सपोज तुम कहीं बैठे हुए हो, किसी एक जगह बैठे हो, तो तुम्हारी नजर नॉर्मली कहाँ पड़ती है? जैसे इस समय तुम जहां कहीं भी बैठे हो, तो इस समय तुम्हारी नजर कहाँ जाएगी? अपने बिल्कुल ठीक सामने जाएगी, जहां तुम बैठे हो। आंखें जो है वो बिल्कुल ठीक सामने देखती हैं, हालांकि वो इधर भी देख सकती हैं, बट नेचुरली बंदा क्या करता है? सामने देखता है। तो सामने देखने का अर्थ ये होता है कि हर ग्रह अपने से सातवें घर को देखता है, अपने से सेवंथ हाउस को देखता है। अब कैसे सेवंथ हाउस को देखेगा? जैसे मंगल है इस कुंडली में, मंगल कौन से घर में बैठा है? 11th में बैठा है। तो 11th से सेवंथ हाउस कौन सा हुआ? 5th हाउस हो गया ना, पंचम भाव, वो 7th हो गया। अब ऐसे ही जिस प्रकार तुमने मंगल को देखा ना कि वो अपने 7th देख रहा है, वैसे ही तुम हर ग्रह को चेक करके देख लो कि वो कहाँ देख रहा है, किसको देख रहा है, किस तरीके से देख रहा है। राइट। अब यहां पर जो बात उठी वो ये उठी कि ये तो हमें समझ में आ गया कि भाई हर ग्रह जो है वो अपने से सप्तम भाव देख रहा है। अब इसके अलावा जो 3 प्लेनेट है, 3 जो ग्रह हैं, वो 3 ग्रह कौन कौन से हैं? सैटर्न, मार्स और जुपिटर। यहाँ ये जो मैंने डॉटेड लाइंस आप लोगों को दिखाई हैं, इन डॉटेड लाइंस का अर्थ है कि मैंने इनके स्पेशल एस्पेक्ट्स लिखे हैं कि कौन से ग्रह का कौन सा स्पेशल एस्पेक्ट, कौन सी विशेष दृष्टि जो है वो कौन से घर को जा रही है। जैसे कि मान लो मंगल है, मंगल की एक विशेष दृष्टि है चौथी, फोर्थ। तो फोर्थ एस्पेक्ट जो है मंगल का 11th हाउस से, वो कौन से घर पे गया? फर्स्ट हाउस पे नहीं, सेकंड पे गया। वो फर्स्ट तो राशि लिखी हुई है वहां पे, वो बेसिकली सेकंड हाउस पे गया। मंगल का 8th एस्पेक्ट कौन से घर पे गया? मंगल का 8th एस्पेक्ट गया छठे घर पे। जब आप गिनोगे, छठे घर के अंदर कौन है? ऑलरेडी चंद्रमा प्लेस्ड है, तो मंगल की अष्टम दृष्टि जो है वो चंद्रमा पे जा रही है। ऐसे ही बृहस्पति को लो, बृहस्पति की 5वीं दृष्टि कौन से घर पे जा रही है? सेकंड हाउस पे। और बृहस्पति की 9th दृष्टि कौन से घर पे जा रही है? 6th हाउस पे। ऐसे ही फिर सैटर्न को ले लो, सैटर्न के पास जो स्पेशल एस्पेक्ट है वो है तीसरा और 10वां। तो तीसरा एस्पेक्ट सैटर्न का कहाँ जा रहा है? 10th हाउस। और 10th एस्पेक्ट कौन से घर पे जा रहा है? 10वां, 5th हाउस पे। अब यहां से यहां तक चीजें क्लियर है। अब हम इस कुंडली को पढ़ना शुरू करते हैं। राइट। अब इस कुंडली को पढ़ना शुरू करो, और पढ़ के हम देखेंगे कि व्यक्ति को प्रभाव जो आते हैं वो किस प्रकार आते हैं, किस तरीके से व्यक्ति के जीवन में जो चीजें हैं वो अपना रोल प्ले करती हैं। जैसे हम किसी भी मान लो हमें घर को पढ़ना है, किसी भी घर के फल को पढ़ना है, लेट से 4th हाउस को पढ़ेंगे। ठीक। तो चौथा घर पढ़ने जा रहे हैं अब हम लोग। अब हमें ये प्रिडिक्शन देनी है सामने वाले को कि भाई ये चौथा घर है, तो चौथे घर के अंदर किस तरीके की एक्टिविटीज होंगी, क्या चौथा घर है, इस व्यक्ति के लिए ये चौथा घर कैसा कार्य कर रहा है, और साथ में अगर इस व्यक्ति को चौथे घर के रिजल्ट लेने पड़ेंगे या चौथे घर की चीजों की जो प्राप्ति इसको होगी वो किस कारण से होगी, अब हम उसके बारे में विचार करेंगे। तो अब यहाँ पर 4th हाउस में कोई प्लेनेट आपको बैठा हुआ दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा? सबसे पहले ये बताओ। कोई प्लेनेट नहीं दिख रहा, राइट? क्या कोई 4th हाउस को देख रहा है? कौन कौन देख रहा है? जुपिटर एंड वीनस। सैटर्न नहीं देख रहा भाई। सैटर्न कैसे देख रहा है? सैटर्न नहीं देख रहा। सैटर्न तो 10th एस्पेक्ट जो है वो 5th पे डाल। सैटर्न किसको? सैटर्न नहीं देख रहा। कौन देख रहा है? जुपिटर वीनस देख रहे। तो जुपिटर वीनस का इन्फ्लुएंस आ गया 7th हाउस पे, 4th हाउस पे आ गया, 7th एस्पेक्ट आ गया। तो 4th हाउस क्या क्या रिप्रेजेंट करता है? 4th हाउस लैंड रिप्रेजेंट करता है, प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करता है, पीस ऑफ माइंड रिप्रेजेंट करता है, और क्या? व्हीकल, माता, अपना नेटिव प्लेस कौन सा है? नेटिव जहां व्यक्ति जन्म लेता है वो कौन सा घर है? हाँ, 4th हाउस है। ठीक है। अब आप ये देखो कि 4th हाउस पर जो दृष्टि पड़ रही है वो कैसे ग्रहों की पड़ रही है। हाउ यू फील लाइक व्हेन यू सी जुपिटर एंड वीनस टाइप प्लैनेट्स, हाउ यू फील कि लाइक कैसे प्लैनेट देख रहे हैं 4th? दे आर गुड प्लैनेट्स, दे आर गुड प्लैनेट्स। सो ओवरऑल आप
तीन चार चीजें सामने वाले व्यक्ति को कह सकते हैं। क्या बोलेंगे? भाई मानसिक रूप से आपकी स्थिति ठीक रहेगी, आप आपके पीस ऑफ माइंड जो है वो आपका बना रहेगा। नेटिव प्लेस पर रहना इस व्यक्ति के लिए कैसा है? अच्छा है, बिकॉज अच्छे प्लैनेट्स देख रहे हैं उसको। मान लीजिए यहाँ सैटर्न देख रहा होता, राहु वहां बैठा होता, के एक्सक्यूज मी वहां केतु बैठा होता, तो इसका मतलब क्या था कि इस व्यक्ति को नेटिव प्लेस पे दिक्कतें आती, प्रॉब्लम्स आती, राइट। अब हमें ये पता चल गया कि भाई जुपिटर और वीनस इसको देख रहे हैं, फोर्थ हाउस को देख रहे हैं। तो फोर्थ हाउस को जुपिटर और वीनस कौन से घर से देख रहे हैं, बताओ? 10th हाउस से देख रहे हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 10th हाउस से प्रभाव जो है वो जुपिटर और वीनस फोर्थ हाउस पे डाल रहे हैं? मतलब अगर बृहस्पति और शुक्र को फोर्थ हाउस के लिए काम करना पड़ेगा, तो वो काम जो है वो कौन से घर के द्वारा करेंगे? मतलब कौन से घर को वो प्लेटफॉर्म बनाएंगे उस काम को करने? 10th हाउस को बनाएंगे ना, बेसिकली, है ना। 10th हाउस को वो प्लेटफॉर्म बनाएंगे अपना। तो अब ऐसे में आप एक बात कह सकते हो, क्या कह सकते हो? प्रोफेशन कौन सा हाउस है? जैसे जैसे इस व्यक्ति का प्रोफेशन ग्रो करेगा, इसको लैंड, इसको प्रॉपर्टी, इसको रियल एस्टेट मिलेगा, पीस ऑफ माइंड भी मिलेगा। समझ गए? मतलब इसके 10th हाउस का स्ट्रॉन्ग होना, इसके 10th हाउस के स्ट्रॉन्ग होने से क्या हुआ? इसके 10th हाउस के स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये हो गया कि बृहस्पति और शुक्र के पास प्लेटफॉर्म कौन सा था? 10th हाउस। यानी कि वो जो काम अपने करना चाह रहे थे सेकंड हाउस के लिए, वो काम करने के लिए उनको किस घर की मजबूती चाहिए थी? 10th की। अब वो हो गया मजबूत, तो वो फोर्थ हाउस के लिए कैसा काम करेंगे? बढ़िया काम करेंगे। तो दिस पर्सन विल गेट प्लेंटी ऑफ लैंड, प्लेंटी ऑफ प्रॉपर्टी, प्लेंटी ऑफ पीस ऑफ माइंड आफ्टर हिज प्रोफेशन विल गेट स्ट्रेंथन। ठीक है। जैसे जैसे प्रोफेशन स्ट्रेंथन होगा, वैसे वैसे इस व्यक्ति को फोर्थ हाउस की चीजें जो है मिलेंगी। क्या आप ये भी कह सकते हो कि जैसे जैसे इस व्यक्ति का प्रोफेशन ग्रो करेगा, इसकी लाइफ में लग्जरी और कंफर्ट भी ज्यादा ग्रो करेगा? डेफिनेटली आएगा, बिकॉज जुपिटर और वीनस दोनों है। अभी अभी कंजंक्शन पे मत जाओ, अभी कंजंक्शन एक ऑल टुगेदर डिफरेंट चीजें है। अभी सिर्फ ये देखो कि बृहस्पति और शुक्र दोनों घर ग्रह किस प्रकार के, राइट, ये बोल सकते हैं। अब ऐसे ही सेकंड हाउस पर आ जाओ, मतलब हाउ यू फील कि सेकंड हाउस की कंडीशन क्या है? सेकंड हाउस को कौन कौन देख रहा है? जुपिटर देख रहा है, सैटर्न देख रहा है, और मार्स देख रहा है, राइट। मार्स कौन से घर से सेकंड हाउस को देख रहा है? 11th हाउस। 11th हाउस किस चीज का है? ये तो डिजायर, तो चलो वो चीजें हो गई जो हमारी इच्छा है। एक्टिविटी क्या आती है 11th हाउस में? व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटी? सोशल इंटरेक्शन, सोशल गैदरिंग, सोशलाइजिंग। इस व्यक्ति को जितना सोशलाइज ये व्यक्ति होगा, जितना लोगों के बीच में ये रहेगा, इसको धन की प्राप्ति होगी। इसका मतलब ये नहीं है, हमेशा एक बात को समझना, मतलब इस बात को प्रैक्टिकली समझना कि प्रैक्टिकली ये चीज काम कैसे करेगी। काम इस प्रकार करेगी कि मान लो हमने ये कह दिया कि सोशलाइज होने से इसको पैसा है। अब आप में से कुछ लोग ये प्रिडिक्शन भी दे सकते हैं, भाई इसका मतलब ये है कि ये व्यक्ति जिस जगह सोशलाइज होने जाएगा, वहां लोग इसको डायरेक्टली पैसा दे देंगे, ले भाई 1 लाख, ले भाई 2 लाख। वो उस तरीके की बात नहीं है। अब मैं समझाता हूँ तुम्हें। जैसे तुम सारे लोग ज्योतिषी हो, राइट, तुम एस्ट्रोलॉजर हो, तो एस्ट्रोलॉजर का काम कैसे चलता है? मतलब एस्ट्रोलॉजर का प्रोफेशन क्या है? कुंडलियां देखना। भाई लोग आपको कुंडलियां देखते, आप कुंडलियां देखते हो, आप उन्हें सर्विसेज देते हो, सर्विसेज के एवज में आपको पैसा। अब ये जो 11th लॉर्ड लेकर बैठा है, यानी कि 11वें घर में मंगल लेके जो भी व्यक्ति बैठा है, वो उसका फोर्थ एस्पेक्ट सेकंड हाउस पे जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जब आप सोशलाइज हो, तो सोशलाइज होते होते हो सकता है वहां पे कोई व्यक्ति आपसे ये कहे कि आप क्या करते हो? आपने कहा जी हम ज्योतिष करते हैं। तो अच्छा, ज्योतिष करते हो यार, वो मेरा एक फ्रेंड है, उस फ्रेंड को एस्ट्रोलॉजर की कोई रिक्वायरमेंट है, तो जरा उनकी कुंडली देख लेना। तो आपने वहां उनको प्रोफेशनल सर्विस दी, उस प्रोफेशनल सर्विस के एवज में आपको पैसा मिल गया। फिर दूसरे प्लेनेट पे आ जाओ। दूसरा प्लेनेट कौन है? जुपिटर। जुपिटर को तुम कौन से घर में देखते हो? जुपिटर को 10th हाउस में देखते हो, और उसका फिफ्थ एस्पेक्ट कौन से घर पे जा रहा है? सेकंड पे। यानी कि वेल्थ मतलब सेकंड हाउस। जुपिटर
कौन से घर में बैठा है? 10th हाउस। तो 10th से सेकंड का जब रिलेशन बनेगा और जुपिटर जैसे प्लेनेट से बनेगा तो तुम्हारी अपनी इंटरप्रिटेशन क्या होगी? ये व्यक्ति जितना प्रोफेशनली इन्वॉल्व रहेगा, जितना अपने काम को करता जाएगा, उतनी इसको प्राप्ति होती है। इस व्यक्ति को सिर्फ ये देखना है कि इसका काम नहीं रुकना चाहिए, मतलब ये कुछ ना कुछ करता अवश्य। अगर ये आइडियल बैठ गया, मतलब आइडियल होके बैठ गया, कुछ कर नहीं रहा, तो इसने क्या किया? इसने 10th हाउस को वीक कर दिया। 10th हाउस को स्ट्रॉन्ग करने का मतलब क्या है? कि यू शुड एंगेज योर सेल्फ इन एनी फॉर्म ऑफ। तो अगर ये व्यक्ति कोई भी प्रकार का कार्य करता रहेगा ना, तो इसको पैसे की प्राप्ति होती रहेगी। एथिकल तो वो अपने आप रहेगा रहेगा, बिकॉज जो जुपिटर है ना, दैट इज प्लैनेट ऑफ एथिक्स एंड मोरालिटी। तो जब जुपिटर का एस्पेक्ट 10th हाउस पर पड़ता है, मैं बैठने की बात नहीं कर रहा हूं भाई, ध्यान रखना है चीज। चलो यहाँ पे तो जुपिटर अपने साइन में, तो आप कह सकते हो कि अपने साइन का जुपिटर, स्ट्रॉन्ग जुपिटर, थोड़ा एथिक्स और मोरालिटी आपके अंदर लाता है, मतलब व्यक्ति उतने गलत काम नहीं कर पाता उतनी। लेकिन जुपिटर का जो एस्पेक्ट है, यानी कि सेकंड हाउस में बैठ के जुपिटर नाइन्थ एस्पेक्ट जो है 10th को दे दे, या सिक्स्थ में बैठ के जो फिफ्थ एस्पेक्ट है वो 10th को दे दे, तब व्यक्ति को ज्यादा एथिक्स और मोरालिटी लाने पड़ते हैं अपने प्रोफेशन में, और वो लाता भी है। तो जुपिटर का एस्पेक्ट इज लाइक अ बून, वरदान के बराबर, राइट। अब भाई कुंडलियां बाद में देखना अपनी, पहले ये देख लो यहाँ पे क्या है। मेरे को पता था तुम सारे लोग अपनी कुंडलियां देखोगे। 8th हाउस में कौन बैठा है? सैटर्न। क्या सैटर्न भी इन्फ्लुएंस कर रहा है सेकंड हाउस को? ठीक है, तो सेकंड हाउस को सैटर्न का इन्फ्लुएंस करना, अब सैटर्न के पास बेस कौन सा है, किस बेस से वो काम कर रहा है? 8th हाउस से काम कर रहा है। तो 8th हाउस किस चीज का? ओकल्ट का 8th हाउस है। अभी जिस विषय को तुम पढ़ रहे हो, ये विषय किसका है? 8th हाउस का। इसका मतलब साफ है, ये व्यक्ति जितना विषय ज्योतिष को या ज्योतिषी अपनी समझ को जितना आगे लेके जाएगा, उतना ही इसको पैसे की प्राप्ति होगी, उतना ही ये ग्रो करेगा। इसका मतलब साफ है। इसका मतलब ये है कि अगर आप कल को ये रेमेडी करने जा रहे हो, मैं एक क्वेश्चन करता हूं सौरभ तेरे से। मान लो ये एक लेमन है, ये किसी व्यक्ति के पास गया, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गया, इसने कहा कि भाई मैं देखो ज्योतिष कर रहा हूं, और मेरा ये शनि जो है वो 8वें घर में बैठा हुआ है। तो क्या आप उसकी रेमेडी इससे करवाओगे व्यक्ति से, 8वें घर के शनि की? हाँ, रेमेडी कराओगे आप व्यक्ति से? ये बात तुमने क्यों इतना इजीली बोल दी कि वो रेमेडी एस्ट्रोलॉजी कर रहा है तो वो रेमेडी हो रही है? क्यों? क्योंकि तुम्हें 8वें घर के एट्रीब्यूट पता है। तो 8वें घर के एट्रीब्यूट पता है और वो सेकंड हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप यहां पर ये देख सकते हैं कि ये सेकंड हाउस को जो इन्फ्लुएंस कर रहा है, सैटर्न कर रहा है, 7th दृष्टि से कर रहा है, तो ये ओकल्ट से इस व्यक्ति को लाभ देगा, धन देगा और पैसा देगा। क्या? फिर से बोलो। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। अगर सेकंड हाउस के अंदर कोई भी प्लेनेट होता ना, तो उस प्लेनेट का विशेष अधिकार हो जाता, उसका विशेष अधिकार हो जाता। देखो, एक बड़ी सिंपल सी फिलॉसफी है, तुम 5 मिनट के लिए भूल जाओ तुम ज्योतिष कर रहे हो क्या कर रहे हो। तुम सिंपली एक चीज देखो, तुम्हारे पास 3 प्रॉपर्टी है, 2 की तुम रखवाली कर रहे हो, एक में तुम रह रहे हो, तुम्हारा कंट्रोल किस पे रहेगा? जिसमें रह रहे हो। बड़ी सिंप्लीफाइड सी अप्रोच है, उसको उसको इतना, मतलब उसको कॉम्प्लिकेट करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है तुम्हें? किसकी? हाँ, क्यों पड़ेगी? क्यों पड़ेगी? नहीं नहीं, अच्छा, मार्स को, मार्स को देखो, मार्स क्या है? मार्स एक्शन का कारक है, बेसिकली एक्टिवनेस का कारक। 11th हाउस में बैठा और फिर सेकंड को देख रहा है। 11th हाउस में बैठा हुआ मार्स सेकंड हाउस को देखता हुआ आपको क्या प्रिडिक्शन देता है जानते हो? अगर आपका मंगल 11वें घर के अंदर बैठा है, इसके अंदर 11वें घर के अंदर बैठा है, सेकंड को देख रहा है,
वो आपको सिंपली एक प्रिडिक्शन दे रहा है। क्या दे रहा है? वो आपसे कह रहा है सुन भाई, जब भी कोई सोशल होने की बात हो ना, तो उसमें घर पे बैठने की बजाय थोड़ा एक्टिव हो जाएगी। तो सोशली जितना एक्टिव मोड में रहेगा, जितना एक्शन मोड में रहेगा, उतना तेरी वेल्थ के लिए। आप ये प्रिडिक्शन दोगे सामने वाले को, आप ये नहीं कहोगे तेरा 11वां घर खराब। हम उस फेटर्निटी को बिलोंग नहीं करते जो फेटर्निटी ये बोलती है कि ये अच्छा या बुरा है। हमारा फंडामेंटल बड़ा सिंपल है। हमारा फंडामेंटल ये है क्या? ठीक है। अब सॉल्यूशंस को आप कौन सा घर लेते हो? सॉल्यूशंस फिफ्थ हाउस, पांचवा घर सॉल्यूशंस का। एजुकेशन कौन सा घर है? फिफ्थ हाउस एजुकेशन है। अब तुम सब लोग जानते हो, तुम सब लोगों को आइडिया भी है कि मंजीत ने क्या किया है। मतलब अभी तक जॉब की बेसिकली। अब जॉब का घर बताओ कौन है? सिक्स्थ हाउस है। अब सिक्स्थ हाउस के अंदर कौन सा प्लैनेट दिखाई दे रहा है तुम्हें? मून। मून के पास लॉर्डशिप कौन से घर की है? किस घर का लॉर्ड बना हुआ है इस कुंडली में मून? बताओ किस घर का लॉर्ड है? हाँ, अरे फिफ्थ लॉर्ड है भाई, पांचवें घर का लॉर्ड है ना? मून जो है वो पांचवें घर का लॉर्ड है ना इस कुंडली में। अब तेरे को याद होगा, तुझे अपना अपनी कन्वर्सेशन याद है मंजीत के साथ में? क्या याद है? तूने ये पूछा था कि तुमने अपनी प्रोफेशन में, अपनी जॉब में ग्रो कैसे किया। तो उसने उसने क्या बोला कि मैं हर जॉब के अंदर मैं कुछ ना कुछ पढ़ता रहा। मैं अपना एजुकेशन लेता रहा कुछ ना कुछ, और उस एजुकेशन के बेसिस पे मुझे जो है ग्रोथ मिलती। और एक चीज और भी है कि जब आपका फिफ्थ हाउस, यानी कि फिफ्थ लॉर्ड जो है, मतलब वो सिक्स्थ हाउस में बैठता है, इसका मतलब क्या है कि जो पांचवा घर है ना, पांचवा घर किन किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है? एजुकेशन को, सोल्यूशन गिविंग को, क्रिएटिविटी को, और लर्निंग को। तो इस व्यक्ति के डे टू डे रूटीन का पार्ट, क्योंकि छठे घर के अंदर जो प्लेनेट बैठता है ना, वो आपके डे टू डे रूटीन को भी इन्फ्लुएंस करता है। राइट? कि आपका डे टू डे रूटीन क्या है, वो उसको भी बताता है। और आप जो नौकरी कर रहे हो, जो सेवाएं आप दे रहे हो, वो उसको भी बताता है। तो इसका मतलब ये है कि ये व्यक्ति जो डे टू डे रूटीन में रहेगा, जिस नौकरी में रहेगा, उस नौकरी का एक इंटीग्रल पार्ट क्या क्या चीजें रहेंगी? लर्निंग, सॉल्यूशन गिविंग, क्रिएटिविटी, नॉलेज एंड एडवाइजरी। समझ गए बात? अगर मान लो, अगर मान लो इसके सिक्स्थ हाउस, छठे घर के अंदर वीनस बैठ जाता, कौन बैठ जाता? वीनस। तो वीनस कौन कौन से घर का लॉर्ड है बताओ? थर्ड हाउस का लॉर्ड है, और किसका है? एट्थ का भी तो है। आठवें घर में वीनस की राशि है, थर्ड हाउस में वीनस की राशि है। ट्रेवल को कौन से घर से लेते हैं हम सौरभ? ट्रेवलिंग कौन से घर से ली जाती है? थर्ड हाउस ट्रेवलिंग का है, मूवमेंट का है। तो जिसके सिक्स्थ हाउस में थर्ड लॉर्ड होगा, आप उसकी कुंडली देखते ही उससे एक क्वेश्चन कर लीजिए कि क्या ट्रैवलिंग, क्या डॉक्यूमेंटेशन, लाइजनिंग, ये आपके डे टू डे रूटीन या आपकी सर्विस का या आपकी जॉब का एक इंटीग्रल पार्ट है? तो वो बोलेगा यस, इट इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ माय जॉब। समझ गए बात को? अब एक और चीज तुमसे पूछता हूँ कि चलो, वो तो हमें पता है कि भाई ठीक है, मंजीत आज की डेट में एस्ट्रोलॉजर है, कंसल्टेंसी दे रहा है लोगों को, वो बहुत बढ़िया कंसल्टेंसी दे रहा है। वो बहुत बढ़िया कंसल्टेंसी क्यों दे पा रहा है, उसके बाद में हम बाद में बात करेंगे कि उसकी कंसल्टेंसी इतनी अच्छी क्यों है, मतलब उसके पीछे का रीजन क्या है कि वो जो कंसल्टेंसी देता है वो काम क्यों करती है। क्योंकि एक बात सदैव याद रखो, तुम लोग अपने दिमाग में बिठा लेना, इसका रहस्य मैं तुम्हें बताऊंगा कि इसके पीछे का रीजन क्या होता है। लेकिन एक बात अपने विशेष दिमाग में रखना कि भले आपको अच्छी ज्योतिषीय समझ हो जाए, लेकिन आपकी कंसल्टेंसी सामने वाले को लगनी या ना लगनी, ये बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट। समझ रहे हो बात? आपकी कंसल्टेंसी का काम करना या ना करना, वो अलग चीज है, भले आपकी ज्योतिषीय समझ कितनी अच्छी हो जाए। क्योंकि सबसे पहले तो ज्योतिष को ये एक क्या बोलते हैं, मतलब एक मिसअंडरस्टैंडिंग ये हो जाती है कि वो ज्योतिषी है, उसने बहुत अच्छी पढ़ाई कर ली है, तो वो बहुत अच्छी कंसल्टेंसी देगा जिससे सामने वाले को रिजल्ट मिल जाएंगे। रिजल्ट आप नहीं देते हो ना, रिजल्ट ज्योतिष से मिलते हैं, रिजल्ट मिलते हैं ईश्वर की कृपा से। आपकी ज्योतिषीय
समझ से आप सामने वाले को गाइडेंस दे सकते हो, लेकिन उस गाइडेंस का पूर्ण होना आपके हाथ में नहीं, ना अब है ना आगे होगा ना पहले कभी रहा। राइट। तो अब इस कुंडली के अंदर हम जैसे 10th हाउस को देखें कि अगर ये आदमी कोई कर्म करता है तो उस कर्म के अंदर प्रभाव किसका है। राइट। तो अब एक चीज देखो, इसका जो कर्म भाव है यानी कि 10th हाउस, उस 10th हाउस में आपको कौन कौन दिख रहा है? जुपिटर, वीनस। जुपिटर कौन से घर का लॉर्ड है? लगन का लॉर्ड है और 10th का लॉर्ड है। तो 10th हाउस लॉर्ड कहाँ बैठा है? अपने घर में बैठा है। आप सोच के देखो कि आपने अपना घर बनाया, आपने उसकी रजिस्ट्री अपने नाम कराई और उसी में आपको रहने को मिल गया, कैसा है आपके लिए? अच्छा है ना? इट्स गुड बेसिकली। यू आर लिविंग इन योर ओन हाउस। आपको किसी से रेंट पे नहीं लेना पड़ रहा घर। आप कह रहे हो भाई मैंने अपना घर बनाया, मैं उसी में रहूंगा, और आपको मौका भी मिल गया उसमें रहने का। तो इट इज गुड बेसिकली। इट इज गुड फॉर योर, good for what? Good for that particular house which we are talking about. We are talking about 10th house. 10th house lord is sitting in the 10th house. It means that profession will be stable. इस व्यक्ति का जो कर्म है वो स्थायी रहेगा, स्टेबल रहेगा, बहुत प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी उसको। लेकिन जुपिटर के अलावा आप और कौन सा प्लेनेट देख रहे हो वहां पे? वीनस कौन से घर का लॉर्ड है? और 8th का लॉर्ड है। तो 10th हाउस में 8th लॉर्ड का बैठना, अगर मैं एक लाइन में तुम सब लोगों से पूछूं कि कोई व्यक्ति आपसे ये आके पूछे कि क्या मैं ज्योतिष कर सकता हूं, अगर ये व्यक्ति आपसे अपनी कुंडली दिखा के पूछे कि क्या मैं ज्योतिष कर सकता हूं, तो व्हाट विल बी योर आंसर? क्या आंसर रहेगा आप सब लोगों का? बिल्कुल कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? बिकॉज द हाउस ऑफ कर्म, द हाउस ऑफ कर्म इज हैविंग 8th लॉर्ड इन। 8वें घर का स्वामी 10th हाउस में बैठ गया, इसका मतलब ज्योतिष कर सकते हैं। सिर्फ कमाने के लिए कर सकते हैं या प्रॉपर कर्म के रूप में कर सकते हैं, यानी कि फुल टाइम प्रोफेशन कर सकते हैं? फुल टाइम प्रोफेशन कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज फुल टाइम प्रोफेशन मीन्स ओवरऑल कर्मा इज 10th हाउस, एंड व्हेन 8th लॉर्ड इज देयर इन द 10th हाउस, अब उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि ये व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी को एज अ फुल टाइम प्रोफेशन कर सकता है। अब एक बात याद रखना कि एस्ट्रोलॉजर बनने से पहले मंजीत ने किस डिपार्टमेंट में काम किया? टैक्सेशन। राइट। टैक्सेशन, ऑडिट, ये सब के अंदर टैक्सेशन एंड ऑडिट कौन से घर की जो है? ये वो 8th हाउस। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है, आपकी अपनी जन्म कुंडली में जो प्लैनेट बैठा है, जो लॉर्डशिप लेकर बैठा है, वो लॉर्डशिप हमेशा आपके जीवन में पिक्चर में आती रही। समझ गए बात? वो हमेशा अपना रोल प्ले करेगी भाई। कौन? वो लॉर्डशिप जो आपके 10th हाउस में बैठी। अब मैं ये चीजें तुम्हें क्यों बता रहा हूं? मैं ये चीजें तुम्हें इसलिए बता रहा हूं बिकॉज 90% लोगों ने एस्ट्रोलॉजी को एक मिसगाइडेड रूप में कैसे समझा। उन्होंने पता क्या किया? उन्होंने 90% लोग एस्ट्रोलॉजी को इस वे में देखेंगे कि मान लो अगर इस व्यक्ति को वो कुछ बताने बैठ जाए ना, प्रिडिक्शन करने बैठ जाए, तो वो क्या करेंगे? वो कहेंगे अच्छा भाई 10th लॉर्ड कौन है? जुपिटर। अब देखें जुपिटर कौन से घर में है। तो मान लो जुपिटर 5th हाउस में बैठ जाता, तो कहते भाई तुम्हारा कर्म जो है वो पढ़ाने से जुड़ा हुआ। लेकिन पढ़ाने से कर्म कब ज्यादा जुड़ता? पढ़ाने का हाउस लॉर्ड कौन है? कौन है हाउस? कौन सा है पढ़ाने का? 5th हाउस। 5th हाउस का लॉर्ड कौन है? चंद्रमा। अगर चंद्रमा इसका 10th हाउस में बैठ जाता, इसका फुल टाइम प्रोफेशन जो है वो टीचिंग होती। समझ गए बात? क्यों? क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं? हम जीव की बात कर रहे हैं कि जड़ की कर रहे हैं? हम जड़ की बात कर रहे हैं। ऑलवेज रिमेंबर, एक बात को अपने दिमाग से कभी भी मत निकालना, जब तक जीवन में ज्योतिष करो और अगर सफल ज्योतिष करना है, प्रॉपर ज्योतिष करना है, नेवर एवर फॉरगेट दिस कंसेप्ट ऑफ जड़ एंड जीवा। जड़ को ही पकड़कर आप सही प्रिडिक्शन दे पाएंगे। अगर जड़ में कोई नहीं है, अगर जड़ के अंदर कोई नहीं बैठा, ना ही कोई जड़ को देख रहा, इन दैट केस यू कैन डायरेक्टली गो टू द जीवा।
तब आप जीवा पे चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई नहीं रोकेगा। कैसे नहीं रोकेगा? अब देखो एक चीज बताता हूं, अब यहां तुम्हारी एक और लर्निंग स्टार्ट होगी। अब ये देखो कि यहां पर 7th हाउस के अंदर कोई ग्रह है? नहीं है, कोई ग्रह नहीं है। 7th हाउस को कोई देख रहा है? कोई नहीं देख रहा। नॉर्मली तुम में से कुछ लोग ये कह सकते हैं कि भाई राहु देख रहा है, क्योंकि राहु की 5वीं और 9वीं दृष्टि होती है, केतु की 5वीं 9वीं होती है, लेकिन हम राहु केतु की दृष्टियां नहीं लेते बेसिक। तो अब हमारे पास जो पहले 2 स्टेप थे वो तो गए काम से, अब वो नहीं है हमारे पास। अब हमारे पास कौन सा स्टेप बचा? थर्ड स्टेप बचा। थर्ड स्टेप किस पे जाएगा? जड़ पे जाएगा, जीव पे जाएगा? सीधे वो जीव पे जाएगा। यानी कि 7th लॉर्ड कौन? 7th लॉर्ड कौन है? मरकरी। कौन से घर में बैठा है? 9th हाउस किस चीज का? फादर, लक, राइट? फादर, लक, हायर एजुकेशन, रिलीजन, एथिक्स, मोरालिटी। पार्टनर जो है वो एथिकल होगा, मोरल होगा। इस व्यक्ति का जो विवाह होगा, इस व्यक्ति के विवाह को कराने में मेजर रोल किसका रहेगा? पिता का रहेगा। अब मान लो ये बात हमने क्यों कह दी कि पिता का रहेगा? क्योंकि हमने ये देखा कि 7th हाउस के अंदर कोई है ही नहीं। 7th हाउस के अंदर कोई नहीं है। अगर मान लो 7th हाउस में सैटर्न बैठा होता, ठीक, कौन बैठा होता? सैटर्न। तो हम विवाह वाले घर पर प्रभाव किसका लेते? मरकरी का लेते कि सैटर्न का लेते? सैटर्न का लेते, क्योंकि हम जड़ को देखते पहले। तो जड़ में कौन बैठा होता? सैटर्न। अब सैटर्न कौन कौन से घरों को रूल कर रहा है इस कुंडली में? 11th को और 12th को। तो 11th लॉर्ड का 7th हाउस में बैठना क्या बोलता है? कि ये जो विवाह हुआ है, इस विवाह को कराने में सोशल सर्कल का बड़ा योगदान। समझ गए बात? सोशल सर्कल कर रहा है। तो अगर लाइफ में कभी टैप करना हो ना तुम्हें, मतलब हर चीज जो एस्ट्रोलॉजी में वो टैपिंग से जुड़ी हुई है। क्या टैप करना है? 2nd हाउस को टैप करना है, 10th को टैप करना है, 11th को टैप करना है, 5th को टैप करना है। तो वो जो टैपिंग तुम करोगे ना, वो टैपिंग जड़ से कर पाओगे, जीव से कभी नहीं कर पाओगे। बात समझ गए? अब कई लोग क्या कहते हैं, कई लोगों को ये लगता है कि अगर उन्हें अपना मान लीजिए प्रोफेशन इंप्रूव करना है, तो वो सीधे क्या क्या करते हैं? वो 10th लॉर्ड को पकड़ते हैं और 10th लॉर्ड के ना जाप, 10th लॉर्ड की रिंग, 10th लॉर्ड के मंत्र, वो सब स्टार्ट कर देते हैं। उनको लगता है कि 10th लॉर्ड को जागृत करने से ये चीजें बढ़िया होने लगेंगी। लेकिन आप एक चीज नहीं समझ रहे, 10th लॉर्ड को एक्टिवेट करने से आपका प्रोफेशन भले एक्टिव हो ना हो, लेकिन वो घर जागृत हो जाएगी, वो जड़ जागृत हो जाएगी जिस जड़ के अंदर वो 10th लॉर्ड बैठा। समझ गए बात को? मान लीजिए इस कुंडली में 10th लॉर्ड कौन है? 10th लॉर्ड जुपिटर। जुपिटर मान लो 7th हाउस में बैठा हो। अब 7th हाउस के अंदर बैठने का मतलब क्या था कि जड़ जो है 7वें घर की, वो किसके हाथ में? जुपिटर के हाथ में। तो अगर कल को आप जुपिटर की जागृति कर देते, एक्टिवेशन कर देते, तो वो एक्टिवेशन 10th हाउस को ना अफेक्ट करके सर्वप्रथम 7th को अफेक्ट कर देते, क्योंकि 7th हाउस के अंदर कंट्रोल है। समझ गए? या मैं तुमसे क्वेश्चन करता हूं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। आपकी एक प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी में कोई आदमी रहा, आपने किसी से प्रॉपर्टी किराए पे ली, और आपको ये पता है ताहा उम्र आपने उसी किराए की प्रॉपर्टी में रहना। ये प्लैनेट्स कहीं हिल सकते हैं? जीवन भर नहीं हिलेंगे। तो अगर मान लो कोई प्लेनेट किसी घर में बैठ गया, तो किसी की प्रॉपर्टी लेके बैठा है, या तो अपनी लेके बैठा है, दूसरे की लेके बैठा है। तो मान लो उसके पास अपनी प्रॉपर्टी, अपनी नहीं, किराए की, और उसे ये भी पता है कि मुझे जीवन भर इसी किराए की प्रॉपर्टी में रहना है और किराएदार मुझे निकाल भी नहीं सकते। अब अचानक से कहीं से तुम्हारे पास पैसा, यानी कि तुम पावरफुल स्टेट में आ गए, तुम्हारे पास पैसा आ गया, पावर आ गई। तो अब वो जो पैसा और पावर है, उससे जो तुम कंफर्ट खरीदोगे, उन कंफर्ट को कहाँ लगाओगे? उसी घर में लगाओगे जहाँ रह रहे हो, या वहां लगाओगे जहाँ कोई और रहे? जहाँ पे खुद रह रहे हो उसी को लगाओगे। तो तुमने बेसिकली पावर में आते ही अफेक्ट किसको किया? उस घर को किया जिस घर में तुम रह रहे। समझ गए बात को? यानी कि अगर ये व्यक्ति मून को ट्रिगर करता है, चंद्रमा को ट्रिगर करता है इस कुंडली में, तो ये किस घर को ट्रिगर करेगा? 6ठे घर को ट्रिगर करेगा भाई। 5th मत बोलो, वो राशि है।
और अगर मंगल को ट्रिगर करना है तो मंगल को ट्रिगर करने पे वो किस घर को ट्रिगर करेगा? 11वें घर को ट्रिगर करेगा। इसका मतलब क्या है कि आप ये बोल सकते हो कि ये आदमी यदि अपनी फिजिकल फिटनेस को मेंटेन करता है, थोड़ा एक्शन मोड में रहता है, तो उससे क्या होगा? इसको गेन्स भी होगा, इसको गेन्स भी होंगे और इसको पैसा भी। क्यों? क्योंकि यही मंगल जो है ये सेकंड हाउस को भी प्रभावित कर रहा है 11th में बैठा होने के साथ साथ। समझ गए बात? अच्छा, फिर सुंदर दिखना, सुंदर दिखना, या कह लीजिए आप मतलब एक अट्रैक्टिव चीजें एड ऑन करना या ग्रूम होना, यानी कि खुद को भी ग्रूम करना। बेसिकली आपको लगता है कि इस व्यक्ति के अंदर अगर ये चीजें ये अपने अंदर डाल ले, मतलब अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बन के रहे, ग्रूम होके रहे, तो वो ग्रूम होके रहने या अट्रैक्टिवनेस ऐड करने से प्रभाव किस चीज को पड़ेगा? मतलब ये व्यक्ति अगर अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करके रखे तो हम ये बोल सकते हैं कि क्या इस व्यक्ति की प्रोफेशन पर इसका फर्क आएगा? आएगा ना, डेफिनेटली है। अब आगे मैं तुम्हें टैपिंग बताऊंगा कि टैपिंग किस तरीके से, समझ गए? तो टैपिंग इज वेरी। एक बात ध्यान रखना, इस दुनिया में तुम जो भी एक्शंस ले रहे हो, उस एक्शन को करते ही तुम क्या करते हो जानते हो? तुम एक प्लैनेट और एक घर को ट्रिगर करते हो। तुम जो भी एक्शन करते हो तुम्हें घर को ट्रिगर कर देते हो। जैसे उस दिन मैंने एक रेमेडी दी थी एक बंदे को, तुम्हें याद होगा, उसको मैंने ये बोला था कि भाई तुम कपड़े जितने मर्जी फटे पहन लो, तुम्हारे कपड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारे काम पर, तुम्हारे चीजों पर, लेकिन गलती से अगर तुमने जूते खराब पहन लिए, तुम्हारा प्रोफेशन चौपट हो जाए। मतलब हम कपड़ों पे वो नहीं दे रहे, हम उसके लुक्स पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन उसके शूज पर हम जा रहे हैं। अब इस पर विचार करना कि ये क्यों। फिर मैं जब तुम्हें टैपिंग सिखाऊंगा ना कि भाई टैपिंग किस चीज को बोलते हैं, क्या टैप करने से क्या चीज एक्टिव होती है, और सर्वप्रथम वो जो टैपिंग है कब काम आएगी? इस टाइम पे इस व्यक्ति की दशा मंगल की चल रही है। किसकी चल रही है? मंगल की चल रही है। इस टाइम पर जो चीजें हमने मंगल को लेकर कही है वो प्रोमिनेंटली काम करेंगी। समझ गए बात? तो आगे मैं तुम्हें इस चीज की ही प्रैक्टिस करवाऊंगा कि आगे कैसे वो करना है। बाकी इन 3 स्टेप्स को कभी नहीं भूलना है। 3 स्टेप्स क्या है मैं फिर से क्लियर करवा देता हूँ। तीनों स्टेप फिर से क्लियर करवा रहा हूँ। पहला स्टेप क्या है? घर में कौन है उसको देखो, वहां नहीं बैठा कोई, सेकंड स्टेप पे आ जाओ। घर को कौन देख रहा है उसको देखो, वो अगर स्टेप में कोई नहीं है, कोई नहीं देख रहा है, थर्ड पे आ जाओ, उस घर का लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है। एंड ऑलवेज रिमेंबर द जड़ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देन जीव। इसलिए ज्योतिष में 2 ही चीजें हैं, एक जड़ आत्मा है, एक जीव आत्मा है। जड़ आत्मा आपका घर है, जीव आत्मा घर का स्वामी। ठीक? तो द जड़ इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पार्ट। चाहे आप रेमेडी करो, चाहे आप मंत्र जाप करो, अगर आपने जड़ को ठीक नहीं किया, नथिंग विल गोइंग टू चेंज, नथिंग। ठीक है? तो अभी तुम्हें सब अपने अपने चार्ट पे प्रैक्टिस करनी है। मैं तुम सब लोगों के चार्ट पे पर्सनली बताऊंगा कि किसकी कौन सी जड़ खराब हो रही है और वो जड़ किस तरीके से ठीक होगी। और तुम जो एक्टिविटी करते हो वो कैसे एक्टिविटी करते हो। अगर कोई आज शर्ट खरीद के लाया, शर्ट से उसके लाइफ में क्या फर्क आ रहा है? ये मोबाइल फोन तुम खरीद के लाए हो, इससे क्या फर्क आ रहा है? अगर तुम शूज खरीद के लाए उससे क्या फर्क आ रहा है? राइट? तो वी विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो।